ढक्कन यूनिक आईडी जनरेट होती है। अब वो यूनिक आईडी इतनी मैंडेटरी हो गई है आज की डेट में, रिसेंटली बात करें तो आरबीआई की गाइडलाइंस भी आ गई हैं, सभी बैंकों में नोटिफिकेशन भी आ गए हैं कि दर्पण आईडी किसी की नहीं होगी ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 की, उसका बैंक एक्टिव नहीं रहेगा। मतलब एक्टिव या डिटेल्स अपडेट करवाने के लिए यूनिक आईडी जरूर मस्ट है। तो इसमें बैंक को लेकर एक तो यूनिक आईडी मस्ट है, एक एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें भी यूनिक आईडी जरूर चाहिए होती है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये प्रोसेस, ये पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी है अब, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन। फिर ऐसे ही दूसरा पॉइंट है कि ई अनुदान रजिस्ट्रेशन, ये भी एक फंडिंग प्लेटफॉर्म है। ई अनुदान रजिस्ट्रेशन जैसे नीति आयोग होता है ऐसे ही एक फंडिंग प्लेटफॉर्म ई अनुदान रजिस्ट्रेशन होता है। थर्ड स्टेप आता है प्रोविजनल और फाइनल रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, 2020 में एटीजी 12 फाइनल होते थे और लाइफ टाइम उनकी वैलिडिटी होती थी। लेकिन 2021 में जैसे ही सर्कुलर आया, बजट आया, उसमें यही नोटिफिकेशन इशूड किया गया कि क्यों ना हम जो लाइफ टाइम वाले एटीजी 12 ले रखे हैं, मतलब काम कुछ नहीं कर रही वो एनपीओ, बस लाइफ टाइम वाले सर्टिफिकेट्स उसने लेके रख रखे हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 2021 में, जिसमें लिखा गया था कि अब जिनके पास लाइफ टाइम वाले सर्टिफिकेट्स हैं उनको सरेंडर करके हम रिन्यूअल 5 साल के लिए आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो 2021 से ये इम्प्लीमेंट हुआ कि जिनके भी लाइफ टाइम वाले हैं वो सरेंडर करके 5 साल के लिए उनको डायरेक्ट मिल गए। ये तो था उनके लिए कॉन्सेप्ट। अब प्रोविजनल वर्ड बात करें तो प्रोविजनल उस केस में है जो संस्था आज रजिस्टर्ड हो रही है और उसके पास चैरिटेबल एक्टिविटीज नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अंडर सेक्शन एटीजी 12 जो होते हैं वो एक्टिविटीज के बेस पे ही अप्रूव है हमारे। तो वो प्रोविजनल जिसने ले रखे हैं तो विद इन 6 मंथ उनको जाना मैंडेटरी है। अब बहुत से एनजीओ ऐसे भी हैं कि जो विद इन 6 मंथ नहीं गए हैं, तो उसके लिए भी रिसेंटली एक नोटिस इशूड कर दिया है डिपार्टमेंट ने 25 अप्रैल को, और जिसकी लास्ट डेट दी है 30 जून। तो इसमें वो फाइल करके वो अपना एटीजी 12 फाइनल ले सकते हैं। फाइनल मिलेगा 5 साल के लिए। तो ये हर रिन्यूअल सिस्टम एवरी 5 ईयर्स चलेगा। फोर्थ पॉइंट आता है सीएसआर। सीएसआर आप सबको पता ही होगा, प्रॉफिट मोटिव में आप काम करते हो, कंपनी के करते हैं अकाउंटिंग वगैरह, तो जिसका टर्नओवर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी में आता है तो वो सीएसआर फंड रेज करते हैं अपने टर्नओवर का 2%। अभी आगे भी पढ़ेंगे हम कि कितने परसेंट करते हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, किसका टर्नओवर होना चाहिए, वो आगे पढ़ेंगे। अभी सीएसआर फंडिंग, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। अब फोर्थ होता है हम एफसीआर रजिस्ट्रेशन। एक रजिस्ट्रेशन ये भी होता है, फॉरेन कंट्री रेगुलेशन एक्ट में ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, तभी वो फॉरेन से डोनेशन वगैरह रिसीव कर सकते हैं। अब 6 पॉइंट आता है नेशनल सीएसआर। नेशनल सीएसआर अभी जून 2023 में ये इन्होंने लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, कि जो सीएसआर फंड देने वाली कंपनीज हैं, काफ़ी एनजीओ की कंप्लेंट आती थी गवर्नमेंट को कि सीएसआर वाले देने वाली कंपनीज हमें पता नहीं है कि कौन फंड रेज कर रहा है, चाहे हमारे पास में ही है एरिया में, हमें नहीं पता कि वो फंड रेज कर रही है या लाइबिलिटी में आती है या नहीं आती। तो उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया। इसमें क्या होता है कि नोटिफिकेशन आ जाता है इस पोर्टल पे, जो भी कंपनी सीएसआर फंड रेज करती है तो इस पर नोटिफिकेशन आ जाता है हमारी प्रोफाइल पे। अब इस नोटिफिकेशन को हम वेबसाइट के थ्रू अपना प्रपोजल भेजें या मैनुअली जाके हम ऑफिसर के कन्वे करके अपना प्रपोजल इसमें लगाएं, तो नेशनल सीएसआर फंड ऐसे भी रिसीव हो जाता है इस पोर्टल के थ्रू। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही रजिस्ट्रेशन थे जो आफ्टर कोई एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था ये करवाते हैं। नेशनल सीएसआर एक फंडिंग प्लेटफॉर्म ही है, मतलब नोटिफिकेशन का नहीं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ नोटिफ या मेल के द्वारा अपना प्रपोजल भेज सकते हैं उनको। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन है, किसी की भी ये रजिस्ट्रेशन उनको गाइड कर सकते हैं। हाँ, अब वो बैंक, अब तो नोटिफिकेशन ऐसा इशूड हो गया कि बैंक जिसमें सेक्शन 8 कंपनी का आपका बैंक होगा, उस बैंक से खुद ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी ट्रस्ट सेक्शन 8 को कि आप ये यूनिक आईडी दो, तभी आपका बैंक प्रोसेस आगे होगा, केवाईसी अपडेट होगी। तो ऐसी नोटिफिकेशन आ रही है सभी ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 को। ये तो था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
अब बात करते हैं अंडर सेक्शन 80G और 12A है क्या, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। अब 12A क्या क्या बेनिफिट्स है। रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 12A अलाउ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्जेम्प्ट फॉर टैक्स रेट। 12A का बेनिफिट्स होता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे जो भी डोनेशन रिसीव होती है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उसका भी प्रोविजनल के अकॉर्डिंग ही कुछ क्राइटेरिया फिक्स है। वो अभी बताऊंगा मैं क्या क्राइटेरिया फिक्स है, उसी के लिमिट में अगर रहेगी तो तभी वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, नहीं तो टैक्स लगता ही लगता है उस पर। अब ऐसे ही अंडर सेक्शन 80G होता है, उसके बेनिफिट्स होते हैं। 80G रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द डोनर ऑफ एन एनजीओ। द डोनर गेट फाइनेंशियल बेनिफिट इन हिज टैक्सेबल अमाउंट फॉर दिस इनकम। 80G जो होता है वो डोनर्स की टैक्सेबल इनकम जो होती है इंडिविजुअल आईटीआर में आफ्टर डिडक्शन, उसको बेनिफिट्स दिलाने के लिए होता है। जो भी वो डोनेशन करते हैं उसका बेनिफिट्स उसको मिलता है। वो भी क्राइटेरिया फिक्स है कि 100% डिडक्शन मिलती है या 50% डिडक्शन मिलती है। तो इसमें भी कैटेगरीज हैं काफ़ी। 100% ऑर्गेनाइजेशन में कौन फॉल करता है, 50% में कौन फॉल करता है, ये भी अभी आगे बात करेंगे हम। ये इनकी कैटेगरीज है 80G की। 80G में दो कैटेगरीज में डोनेशन की एग्जेम्पशन मिलती है। डोनेशन विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट, एक होता है डोनेशन विदाउट क्वालिफिकेशन, वो विद क्वालिफिकेशन लिमिट। अब विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट में कौन आता है, क्वालिफिकेशन लिमिट में कौन आता है, इसमें भी दो डिवाइडेड किए गए हैं, 100%, 50%, 100%, 50%। अब बात करते हैं कि विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट में कौन कौन सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ये उसका चार्ट है, ये पीपीटी आपको भी शेयर कर दी जाएगी। इंडिविजुअल आईटीआर में अगर कोई भी डोनर इन एनजीओ को डोनेशन देता है तो उसको 100% एग्जेम्पशन मिलेगी, क्योंकि विदाउट क्वालिफिकेशन क्वालिफाई लिमिट है ये एनजीओ गवर्नमेंट होती हैं। ऐसे ही है कि ये 50% डिडक्शन में विदाउट क्वालिफाई लिमिट की भी एक एनजीओ है, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड। इसमें अगर कोई डोनेट करता है तो उसको 50% एग्जेम्पशन मिलती है। अब हमारी जो लोकल अथॉरिटीज होती है ना, जो हमारी जैसे सेक्शन 8 कंपनीज हैं, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये अप्रूव कर देती हैं, लोकल अथॉरिटीज करती हैं इनको, तो इसमें 50% एग्जेम्पशन मिलती है लोकल वाली में। और जो गवर्नमेंट एंड अप्रूव लोकल अथॉरिटीज होती हैं उसमें 100% एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये कैटेगरी लिस्ट ऑफ डोनेशन 50% डिडक्शन सब्जेक्ट टू 10% ऑफ एडजस्ट ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें एनी अदर अप्रूव फंड और इंस्टीट्यूट विच सर्टिफाइड द कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 80G5। तो हमने मोस्टली सबके सर्टिफिकेट 80G सबसेक्शन 5 ही लिए हैं, तो इसमें 50% एग्जेम्पशन मिलती है। कुल मिला के बात की जाए, अगर कोई सरकारी संस्था को डोनेशन करता है उसको 100% एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर कोई नॉर्मल डोनेशन करता है किसी एनजीओ को तो उसको 50% एग्जेम्पशन मिलेगी, जितना भी वो डोनेशन कर रहा है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। 80G12 के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरीके से ये अप्रूव होता है, तो इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। एक तो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें मिलता है बाय लॉज, एंड अगर सेक्शन 8 कंपनी बनवाए या सोसाइटी ट्रस्ट जो भी बनवाए, हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलता है। ट्रस्ट में ट्रस्ट डीड मिलती है, सोसाइटी में एमओए मिलता है, सेक्शन 8 कंपनी में रूल ऑफ रेगुलेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब मिलते हैं। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए। एनओसी चाहिए लैंडलॉर्ड से जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ऑर्गेनाइजेशन का पैन कार्ड चाहिए, ऑनरशिप प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाउस टैक्स, वाटर बिल कॉपी चाहिए, एविडेंस ऑफ वेलफेयर एक्टिविटीज़, जो भी उसने एक्टिविटीज़ की है उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए, फोटोज़ विद बैनर के साथ, बिल वाउचर्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो भी प्रोग्रेस उसने की है। फॉर एग्जांपल हेल्थ कैंप लगाया है, अब हेल्थ कैंप में बेनिफिशरीज आते हैं क्योंकि चेकअप कराने आते हैं पेशेंट। अब पेशेंट का रजिस्टर मेंटेन होगा, जो आ रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, मोबाइल नंबर, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट उसमें आ जाती है कि आप अपनी प्रोग्रेस दिखाओ, तो रिपोर्ट उसकी बनती है। बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, बैलेंस शीट्स, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट,
प्रॉफिट मोटिव में अभी तक आप क्या बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो। सेम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेजेस हो जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट एनजीओ में यूज करते हैं लैंग्वेजेस, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉफिट मोटिव में बात करें तो कैश और बैंक ऐसे करते हैं ना। हाँ, कैश फ्लो, बैंक फ्लो, इस तरीके का यूज करते हैं। तो फर्क बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट वही है, बस लैंग्वेजेस का थोड़ा फर्क है। ये नॉन प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मोटिव में। अब लिस्ट ऑफ डोनर, ये भी ध्यान रखना है कि लिस्ट ऑफ डोनर्स इसमें चाहिए होते हैं, प्रॉपर लिस्ट बनी होनी चाहिए। डोनर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या है। और लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी हमारी बायलॉज वगैरह में होती हैं। डीड वेरिफिकेशन और ओरिजिनल ओरिजिनल ऑफिसर्स मंगवा सकते हैं डीड वेरिफिकेशन करवाने के लिए। बाकी अथॉरिटी लेटर, जिसके बिहाफ एनजीओ के बिहाफ में अगर मैं जा रहा हूँ डिपार्टमेंट में तो मैं अथॉरिटीज लेटर लेके जाऊंगा, पीओए लेके जाऊंगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए चाहिए होते हैं, तभी वो अप्रूव करते हैं एटीजी 12 पे। ऑनलाइन होता है। हाँ, ये ऑनलाइन है, इनकम टैक्स पोर्टल पे ऑनलाइन है। हाँ जी। फिर इसमें कुछ हाँ, फाइनल के लिए। फिर इसमें अगर कुछ चीजें डॉक्यूमेंट अप्रूव करिए और हाँ, क्लेरिफिकेशन अगर सर्टिफाइड नहीं होता ऑफिसर तो वो दूसरा हेयरिंग लेटर रिसीव करता है। इस लेस में सारा सब कुछ हो जाता है। सर्टिफिकेट्स हमारे लखनऊ, असम, काफ़ी स्टेट्स के आए भी हैं, तो हमने यहीं बैठे हेयरिंग वगैरह की, रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, तो स्टेट से आ भी गए हैं सर्टिफिकेट्स। तो सारा ऑनलाइन फेसलेस हो गया है। अब बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ 12A और एटीजी। अब 12A तो ले लिया, अब इसकी वैलिडिटी क्या होती है। अभी मैंने अभी बताया था मैंने पहले कि 12A और एटीजी संस्था आज रजिस्टर हुई है, वो प्रोविजनल ले सकती है। अब प्रोविजनल उसने ले तो लिया, लेकिन सर्टिफिकेट में उसका लिखा आता है 3 इयर्स वैलिडिटी। अब वो 3 इयर्स वैलिडिटी क्या होता है कि 3 साल का आपको चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट करने का टाइम दिया है, नॉट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की। उन्होंने ये कहा है कि आप हमसे सर्टिफिकेट ले लो, 3 साल का भी आप हमसे वो टाइम ले लो। अगर किसी की पहले साल में स्टार्ट नहीं होती है एक्टिविटी तो 3 साल तक आपके पास टाइम है। 3 साल के अंदर अंदर जैसे भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, विद इन 6 मंथ आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाना ही जाना है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपको 5 साल के लिए, तो हर 5 साल रिन्यूएबल सिस्टम करवाना है। तो ये एटीजी 12A का कॉन्सेप्ट था। अब बात आती है सीएसआर एलिजिबिलिटी। ये एलिजिबिलिटी सीएसआर की किस पे होती है, कितना देना चाहिए, ये सब अब इसमें पढ़ते हैं। कंपनीज इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू allocated fund of corporate social responsibilities CSR activities according to the Companies Act 2013. The following companies are mandatory to spend at least 2%. 2% CSR फंड देना होता है अपने टर्नओवर का, ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग 3 years ऑन CSR एक्टिविटीज। 3 साल का उसका जो भी एनुअल अकाउंट बना होगा उसका नेट प्रॉफिट देख के उसका, अगर ये जो नीचे दिए गए हैं, कंपनी विद ए नेट वर्थ ऑफ ₹500 CR और मोर, कंपनीज विद ए टर्नओवर ऑफ ₹1 CR करोड़ और मोर, कंपनीज विद ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 CR और मोर। ये तीनों में अगर कोई फॉल करता है लास्ट 3 years की अकाउंटिंग देख के उसकी, तो उसको 2% नेट प्रॉफिट का देना होता है CSR, दैट इज CSR फंड। तो इन कंपनीज पे एलिजिबिलिटी होती है और CSR इतना देना होता है। अब बात आती है एनुअल कंप्लायंसेस। अभी तक प्रॉफिट मोटिव में आप एनुअल कंप्लायंसेस जानते हैं। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एनुअल कंप्लायंसेस क्या होते हैं कि हर साल एक तो बैलेंस शीट तो नॉर्मली आपको पता ही होगा कि हर केस में बनती है, प्रॉफिट में भी हो चाहे नॉन प्रॉफिट में, तो बैलेंस शीट तो इक्वल है नेम। अब यही बात आ गई इनकम एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, रिसिप्ट एंड पेमेंट, वो कैश फ्लो, बैंक फ्लो, ये जो होता है उसका लैंग्वेजेस। अब एनुअल कंप्लायंसेस में बात आती है कि इस पे फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होता है। अब ITR 5 विदाउट ATG 12A रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन अगर ITR फाइल करेंगी तो वो ITR 5 में जाएंगी।
ऐसे ही ITR 6 सेक्शन 8 कंपनीज विदाउट ATG 12A होगी तो वो ITR 6 फाइल करेगी। ऐसे ही ITR 7 विद ATG 12A रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी हुई, ट्रस्ट हुई, सोसाइटी, उसको ITR 7 फाइल करनी है। ऑडिट फॉर्म फाइल होता है 10B 10BB। अभी रिसेंटली चेंजेस हुए थे 10BB, पहले 10B ही चलता था, अब 10BB भी आ गया है। तो इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स है, 10B किसके लिए एप्लीकेबल होता है, 10BB किस लिए एप्लीकेबल होता है। अब एक कंप्लायंसेस और इसमें ऐड ऑन हो गया है कि एनुअल डोनेशन रिटर्न फाइल। पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन दोगे तो डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी, हाथ से लिख के रिसिप्ट आपको दे देती थी और आप अपनी इंडिविजुअल ITR में उससे हाथ से लिखी हुई रिसिप्ट का पैन नंबर डालते थे ऑर्गेनाइजेशन का और डिडक्शन क्लेम कर लिया करते थे। लेकिन ये अब रिसेंटली ऐड हो गया है कि एनुअल डोनेशन रिटर्न फाइल ऑर्गेनाइजेशन को पहले अपने डोनर्स की सारी रिटर्न फाइल करनी है और ये फाइल होगी इनकम टैक्स पोर्टल पे। जैसे ITR फाइल होती है ऐसे ही ईयर एंड होने के बाद एनुअल डोनेशन रिटर्न फाइल करनी है ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी को। जैसे ही रिटर्न फाइल कर देती है 24 आवर्स के अंदर अंदर रिसिप्ट जनरेट होके आती हैं डोनर्स की। फॉर्म 10BE आपने इंडिविजुअल ITR की होगी तो उसमें डिडक्शन के लिए अब एक सर्टिफिकेट आ रहा है फॉर्म 10BE, तो वो सर्टिफिकेट यही है और उसमें ARN नंबर भी जनरेट होके आ रहा है, एप्लीकेंट्स रेफरेंस नंबर, तो उससे डिडक्शन अब अलाउ होती है। और यहाँ तक कि जब आप डिडक्शन अलाउ कर लोगे तो NGO की प्रोफाइल में जाके एक नोटिफिकेशन भी आता है फीडबैक का कि आपको इस डोनर ने डोनेशन दी है हाँ या ना। फीडबैक का ऑप्शन भी आता है, अगर आपने नो कर दिया तो उसको डिमांड रेज हो जाएगी जिस जो डिडक्शन ली है, यस कर दोगे तो वो अलाउ हो जाएगी डिडक्शन। इस फॉर्म की ड्यू डेट होती है फाइनेंशियल क्लोज होते ही 31 मार्च क्लोज हो जाए तो 31 मई तक लास्ट डेट होती है। हाँ 2 महीने चलता है ये, अप्रैल और मई जी। तो ये कंप्लायंसेस ध्यान रखना है। डोनेशन अब इंडिविजुअल ITR में अगर डोनेशन एग्जम्पशन क्लेम करनी है तो वो यही हो। आपने जैसे कहा कि यस होगा तो वो मैंडेटरी होता है ऑप्शनल ऑप्शनल है वो, तभी हम नहीं कर रहे हैं अभी। अगर मैंडेटरी होता तो फिर वो करना पड़ता, लेकिन ये फीडबैक आ रहा है और आगे चल के फास्टली प्रोसेस ऐसा हो जाएगा। अभी तो इतना फास्टली हुआ नहीं है, लेकिन एनुअल डोनेशन रिटर्न फाइल जैसे ही आप करोगे तो 26S में जैसे TDS आ जाता है ऐसे ही ये डोनेशन भी आ जाए करेगी, फिर वहाँ से ही क्लेम हो जाए करेगी। रिसिप्ट भी आप दो या मत दो डोनर को, आपके 26S में रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्लेम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो वो फास्टली प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब पॉइंट पे बात करते हैं एक्युमुलेटेड फॉर्म 9A और फॉर्म 10। ये एक फॉर्म है, अगर किसी का एक्सपेंडिचर अभी ATG 12A में क्राइटेरिया फिक्स था कि टैक्स एग्जेम्प्ट जो 12A की टैक्स एग्जेम्प्ट है वो किस क्राइटेरिया पे मिलेगी, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है कि अगर कोई खर्चा 85% कोई ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है और 15% अगर बचता है उसका, वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। 15% आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करके चैरिटेबल एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, उसमें 12A की टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं कि 85% अगर नहीं खर्च होता है, 70% खर्च हुआ, 85% खर्च करना था, तो जो 15% आपका बचा है 85 पूरा होने में, उस पर टैक्स लगेगा। अब उस पे भी टैक्स से बचने के लिए ये फॉर्म जाते हैं फॉर्म 10। फॉर्म 10 जो होता है वो टैक्स से बचने के लिए ही होता है। अगर 15% प्रॉफिट अगर हमारा बचा है, 85% पूरा यूज नहीं हुआ, तो हम 15% की डिक्लेरेशन एक्यूमुलेट करने के लिए उस 15% को फॉर्म 10 फाइल करेंगे। फॉर्म 10 इसलिए होता है कि एक्यूमुलेट करने के लिए इनकम को। अब 9A फॉर्म 9A क्या होता है? फॉर्म 9A होता है अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आने थे, 50,000 रुपये आए हैं और मैंने खर्चा कर दिया 1 लाख रुपए का, तो जो 50,000 रुपये अभी आने हैं मेरे पास आए नहीं है लेकिन खर्चा कर दिया, लेकिन एग्जम्पशन तो क्लेम कर रहे हैं ना हम, खर्चा करके 1 लाख रुपए की, लेकिन 50,000 अभी आए नहीं है
वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे और उस पर टैक्स लग जाएगा अगर आएंगे तो उस केस में फॉर्म 9A फाइल करना है। हमें ये डिक्लेरेशन देनी है असिस्टेंट ऑफिसर को कि हमारे पास ये पैसा आएगा लेकिन हमने इस साल खर्च कर दिया है तो इसको टैक्स एग्जेम्प्ट करो, अगले साल वो पैसा आ जाएगा तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फॉर्म 9 में हम एक्सपेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या फिर इनकम डिक्लेयर करें कि वो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारी जो अभी आने वाली है वो आई नहीं है। ITR में तो हम वो एक्सपेंडिचर क्लेम करते हैं, भाई एक्सपेंडिचर तो उस साल हुआ है वो क्लेम कर लिया हमने, लेकिन वो इनकम आई नहीं है ना अभी, और अगले साल जब आएगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि वो 85 और 15% का भी तो स्लैब रेट लेके चलना है। डोनेशन का पार्ट में भी चलता है ये क्राइटेरिया कि इसके साथ चलोगे स्लैब रेट के तभी टैक्स फ्री है, नहीं तो टैक्स लगना ही लगना है। नहीं, हाँ नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम भी कर दिया जिसके लिए वो 1 लाख रुपीज आने थे वो अभी तक नहीं आए, 31 मार्च भी क्लोज हो गया, अगले साल में आ रहे हैं। टोटल पार्ट मीन्स 85%। अच्छा, टोटल डोनेशन पे हमारा 85% अगर हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर अंडर सेक्शन 80G12 में है तो 2 करोड़ 3 करोड़ भी हो जाए कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ये स्लैब रेट से चलेंगे तो हो जाता है। सेक्शन 8 कंपनी में ये फॉर्म 3CA 3CD ये जब ये जाते हैं, नहीं जाते ये विदाउट 80G12 में। कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं है, आपने बताया नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है तो 10D या 10D भी है, ये तो नहीं विदाउट 80G12 विदाउट 80G12 हाँ विदाउट 80G12 है तो वो आईडिया 6 गई हाँ एक सॉलिड में आती नहीं ना, बेसिकली वो सेक्शन 8 कंपनीज आ गई जब सर्टिफिकेट एक्टिविटीज में स्टार्ट हो जाती है तो प्रोविजनल में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, अगर रजिस्ट्रेशन भी ना ले और उसका टर्नओवर अगर बढ़े तभी नहीं जाता। पैसा वो टेस्ट नहीं आया। अच्छा। और बेसिकली अगर जहाँ अगर कह रहे हो कि एक करोड़ से ज्यादा और ऐसा होगा नहीं कि वो डिजिटल में रजिस्टर नहीं कर पाएगी, क्योंकि मंगलम एजुकेशन फाउंडेशन है हमारी 2-3 करोड़ चली भी जाती है विदाउट 80G12, हमने उनको सजेस्ट भी नहीं किया कि 80G12 लो क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी कर रही है, स्कूल चला रही है। एजुकेशन कर रही है, जब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो आई थिंक 7 ऑप्शन आते हैं, रिलीफ ऑफ पुअर, मेडिकल, ITR 7 की बात ही नहीं कर रहे ना क्योंकि 80G12 पे नहीं है। हाँ। अगर आपकी वाला ऑप्शन क्या होता है, पब्लिक रिजर्वेशन, हाँ एडवांसमेंट ऑफ प्लांटेशन एनवायरनमेंट, एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी का क्या है, उसको छोड़ दो, बाकी सारे में अगर आप कमर्शियल एक्टिविटी जितना परसेंटेज में करते हैं अलाउड है एग्जीक्यूशन, बट अगर एडवांसमेंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी वाला सेक्शन आ रहा है ना तो उसमें लिमिट करेगी कि 20% से ज्यादा आपकी आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। वो तो है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अगर 80G12 में रजिस्टर्ड है 100% चैरिटेबल है वो, तो 20% ही आप बिजनेस कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि चैरिटेबल एक्टिविटीज भी तभी हो पाएगी जब रेवेन्यू जनरेट होगा। आजकल डोनेशन तो देता नहीं है कोई भी। नहीं नहीं डोनेशन ले सकती है, डोनर को बेनिफिट नहीं मिलेगा जी। और दूसरी चीज फीस फ्रॉम स्टूडेंट आती है उसकी, तो कमर्शियल एक्टिविटीज है। अब इस केस में यही क्वेश्चन था कि सेक्शन 8 भाई कमर्शियल एक्टिविटीज ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी कर सकती हैं, लेकिन वो उस केस में फिर 80G12 में नहीं जाना उनको, वो उसके अंदर रजिस्टर्ड करवा के बस वही डॉक्यूमेंट रखे 80G12 में जाएंगे तो वो उनको नहीं मिलेगा। इसमें ये है कि जहाँ आपने जैसे मेंशन किया है कि 3CA 3CD या 3CB 3CD, अगर कोई एंटिटी 80G12 में रजिस्टर नहीं हाँ जी, ठीक है, इट मींस वो कमर्शियल एक्टिविटीज हाँ कर जी, रही है। हाँ जी। फिर आपने बता दिया डोनेशन, अगर डोनेशन भी आता है क्योंकि सामने वाले को फायदा नहीं होगा तो तुम्हें रजिस्टर ही नहीं होगी 80G12 के अंदर, वो देगा ही नहीं। हाँ जी। तो 3CB 3CD रिपोर्टिंग असेस तब फाइल करता है कि अगर वो क्या है, इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है,
ठीक है। एओपी कौन सी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन की, हाँ एसोसिएशन। अब इसमें जो 3C 3CD है, हम्म। ये कहता है एज रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। 3C 3CD जो है सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फाइल करती है। जहाँ जैसे LLP है 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर गई तो वो 3C भी फाइल नहीं करेगी, LLP करेगी 3C 3CD। तो आई थिंक लाइकवाइज जो एसोसिएशन की भी बात कर रहे हो, ठीक है, इसमें एक बार मैं और क्लियर कर दूंगी। 3C 3CD रिपोर्टिंग फाइल करेगी, 3C 3CD हाँ, उनसे जोन सा भी एलिजिबल होगा वो फाइल कर सकता है। ITR 7 में ऑडिट रिपोर्ट 10 भी 10 डबल की हाँ। से लिंक्ड है और ITR 5 और 6 में 3C CD से लिंक्ड है। हाँ। लिंक है। तो ये पॉइंट इसलिए लिखा था मैंने कि विदाउट ATG 12 ये फॉर्म एप्लीकेबल होगा तो वो कर सकते हैं। अब बात आती है टैक्स स्लैब रेट। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे भी टैक्स स्लैब रेट होता है। जैसे प्रॉफिट मोटिव में होता है थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस स्लैब रेट की भी बात करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम जो चल रही थी अब तक, वो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं था, नील चलता था। 3 लाख से 5 लाख क्रॉस होने पे वो 5% का टैक्स स्लैब रेट से लगाते हैं डिपार्टमेंट। अब यही बात करें तो 5 लाख से 10 लाख अगर हमारी डोनेशन आती है तो 20% लगता है, और 10 लाख पे फिर 30% स्लैब रेट से टैक्स लगता है। तो ये हमारा स्लैब रेट था ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अब न्यू टैक्स रिजीम भी आ गई है अंडर सेक्शन 115 BAC एक्ट के सेक्शन के अकॉर्डिंग। ये स्लैब रेट भी कुछ फिक्स किया है कि 3 लाख इसमें नील, 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, फिर 12 से 15 20%, और 15 लाख पे 30%, 15 से क्रॉस होती है तो ये स्लैब रेट थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, इसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगता है। अब बात आती है ITR 5 एलिजिबल विद सेक्शन। ITR 5 किस पे एलिजिबल होती है? फर्म होती है कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप के केस में जाता है ITR 5। हाँ सॉरी, पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटीज, AOP BOI AGF। LLP भी फाइल करती है हाँ। ITR 5। हाँ, तो ये एलिजिबिलिटी है किस किस को ITR 5 फाइल करनी चाहिए। तो हमारा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आता है वो AOP में आता है। जब तक वो विदाउट ATG 12 है वो AOP कंसीडर करेगा और बिजनेस ही ट्रीट करेगा वो उसको, तो उस केस में हमें ITR 5 ही फाइल करनी है, AOP। अब बात करते हैं किस सेक्शन में हमें फाइल करना चाहिए ITR 5। सेक्शन तो आपने पढ़े ही होंगे। ITR फॉर्म जब फाइल करते हैं तो 139 सबसेक्शन 1 बिफोर ड्यू डेट का सेक्शन होता है। 139 सबसेक्शन 4 वैलिडिटी रिटर्न, जो ड्यू डेट्स के बाद फाइल कर रहे हैं तो वैलिडिटी रिटर्न का सेक्शन होता है। रिवाइज करने के लिए 139 सबसेक्शन 5 होता है। 92 CD मॉडिफाई रिटर्न करने के लिए होता है इस सेक्शन को। लेकिन ये 92 CD जो मॉडिफाई रिटर्न होता है इसके लिए शायद असिस्टेंट ऑफिसर से अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी इस सेक्शन में हम मॉडिफाई कर सकते हैं रिटर्न। 119 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन B आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। डिले का रीजन दोगे असिस्टेंट ऑफिसर को, वो अप्रूवल देगा, आपका ऑप्शन इस सेक्शन में जाने के लिए देगा, तभी हम ITR फाइल कर सकते हैं। और 139 सबसेक्शन 8A आपने देखा ही होगा, नया सेक्शन आया है अपडेट रिटर्न का, इसमें जाके हम फाइल कर सकते हैं। इंडिविजुअल ITR में ये 139 सबसेक्शन 8A आ गया है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम। ITR 7 एलिजिबिलिटी ITR 7 की किस किस की होती है? ट्रस्ट सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनीज रजिस्टर्ड ATG एंड 12A। जो रजिस्टर्ड हो गई ATG 12A में उसके लिए ITR 7 एलिजिबिलिटी हो जाती है फाइल करना। अब इसमें भी ITR 7 में भी कुछ सेक्शन है। 139 4A इनकम ड्राइव्ड फॉर प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट फुली इन पार्ट ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, यही हमारा सेक्शन होता है 139 4A। इसी में ही हम अपना डिक्लेयर करते हैं, सब सेक्शन स्टेटस यही होता है हमारा। 139 4B चीफ एजुकेटिव ऑफिसर ऑफ एवरी पॉलिटिशियन पार्टी, ट्रस्ट भी पॉलिटिशियन पार्टी वगैरह की रजिस्टर्ड होती है तो वो उस सेक्शन में यूज होता है। 139 4C वेरियस एंटिटीज लाइक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी ETC मेंशन इन सेक्शन 10।
रिसर्च एसोसिएशन जो होती हैं वो इस सेक्शन में फाइल करती हैं। इन सेक्शन में फाइल करना बहुत इजी है। जितनी बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, टोटल इनकम डालो, टोटल एक्सपेंडिचर डालो, फाइल हो जाती है। लेकिन 139(4)A में हमें पूरा डिक्लेरेशन देना होता है। रिलीफ टू पुअर में कितना है, प्लांटेशन एनवायरनमेंट में कितना है, एजुकेशन में कितना है, हेल्थ में कितना है। तो ये सेक्शन 4। अब बात आती है 139 सबसेक्शन 4D, यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूट रिलीफ इन सेक्शन 35। ये कॉलेज जो विदाउट ATG 12 वगैरह ये सब भी होते हैं ना, ITR 7 वो भी फाइल कर सकते हैं एग्जामेशन की। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती हैं, तो वो भी ITR 7 ही फाइल करते हैं एग्जामेशन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कॉलेज है और गवर्नमेंट पे ही इनकम टैक्स पे ही जा रहा है टैक्स सारा जो, तो इसी में एग्जामेशन मिल जाती है इनको ITR 7 में। टाइप ऑफ डोनेशन एंड टैक्सेबिलिटी। डोनेशन भी कितने टाइप का होता है ये भी मैंने इसमें क्लियर किया है। डोनेशन हमारा 3 तरीके से आता है सिर्फ ओनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। डोनेशन फर्स्ट कॉर्पस डोनेशन, सेकंड वॉलंटरी डोनेशन। अब वॉलंटरी डोनेशन में हमारा मल्टीपल और भी हो जाता है, मेंबर कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है, और डोनेशन वैसा जिनको एग्जाम्पशन चाहिए वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो दैट इज, इसको कहते हैं वॉलंटरी डोनेशन। तीसरा होता है एनिमलस डोनेशन, गुप्त दान। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब में एनिमलस डोनेशन वगैरह ज़्यादा आता है। तो इसमें भी कुछ क्राइटेरिया फिक्स है टैक्स स्लैब रेट का। टैक्सेबिलिटी ऑफ एनिमलस डोनेशन, सेक्शन 115BB सबसेक्शन 1, टैक्सेबल 30% ओनली इफ एनिमलस डोनेशन रिसीव। इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स है कि अगर 5% ऑफ टोटल डोनेशन 1 लाख विद एवरी इज हायर, विच एवरी इज हायर कहा है ना इसने, और फर्स्ट पॉइंट में कहा है 5% ऑफ टोटल डोनेशन। मतलब कि हमारा डोनेशन जो टोटल आया है उसका 5%, ये कह रहे हैं ना सर, उसका 5% अगर उससे ओवर हो रहा है तो वो टैक्स लगाएगा 30%। या सेकंड पॉइंट कह रहा है 1 लाख से ऊपर हो रहा है तो तब टैक्स लगाएगा। तो इन 2 कंडीशन को भी देखना है, जोन से भी हायर होगी फिर उस पर 30% का टैक्स लगेगा। सेकंड पॉइंट होता है नो टैक्स ऑन एनिमलस डोनेशन। एनिमलस डोनेशन पे कोई भी टैक्स उस संस्था पे नहीं लगता जो प्योरली रिलीजियस होती हैं। प्योरली रिलीजियस मीन्स मंदिर हो गया, प्योरली एक रिलीजियस पर्पज के लिए बनी है, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, तो उनमें तो एनिमलस डोनेशन ही आएगा। एक डोनेशन बॉक्स रखा रहता है बाहर, डोनेशन उसमें आया, ना तो उसका डोनर का नाम पता हमें, ना कोई एड्रेस पता, उस डोनेशन बॉक्स में उसने डाल दिया और हमने रिसीव कर लिया। अगर वो प्योरली रिलीजियस पर्पज के लिए है तो उस पर एनिमल्स डोनेशन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। थर्ड पॉइंट आता है टैक्स ऑन एनिमल्स डोनेशन। टैक्स किस एनिमल्स डोनेशन पे लगेगा? या तो वो चैरिटेबल एक्टिविटी, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है प्योरली, क्योंकि इसमें भी क्राइटेरिया फिक्स है। अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है और इसमें रिलीजियस का कोई भी वर्ड नहीं है या एक ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ 5% ही वो एनिमल्स डोनेशन रिसीव कर सकती है, वही टैक्स एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर हुआ, फर्स्ट पॉइंट में बात की गई है, अगर 5% से ऊपर एनिमल्स डोनेशन हुआ तो टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। If animals donation is made to an educational or media institute run by partially religious and partially charitable entities, ये स्कूल, मेडिकल इंस्टीट्यूट जो चलते हैं बड़े बड़े, उसमें अगर एनिमल्स डोनेशन आती है तो ये क्राइटेरिया फिक्स रखना है, 5% से नीचे होना चाहिए। 1 लाख से क्राइटेरिया जो भी फॉल करता है, इससे नीचे होगा तो स्लैब रेट से बच जाएंगे, नहीं तो टैक्स लगेगा 30%। अब सेक्शन 11, 12, 13, 2 सबसेक्शन 15, 31 सबसेक्शन सी, 2 सबसेक्शन 15, ये 2 सबसेक्शन 15 में रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड, प्लांटेशन एनवायरनमेंट, एनी अदर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, ये सबसेक्शन, ये सारे सेक्शन फॉल करते हैं 2 सबसेक्शन 15 में ही। चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन दी है।
हाँ जी। ये अगर भुगतान है डायरेक्टली तो जब में देना तो मुझे पता ही है कुछ और कहाँ पे भुगतान करना है। जैसे इसका तो हर बंदे ने एक्चुअली सबसे ज्यादा नहीं आता है। ये थर्ड पॉइंट सबसे लास्ट पॉइंट में मैंने डिस्कस किया है कि सिंस द असेसमेंट ईयर 16-17 ए ट्रस्ट एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी और सर्विस कैन हैव इट्स इनकम फॉर सच बिजनेस एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंड ऑफ 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। यही बिजनेस एक्टिविटीज आप 2% कर सकते हो किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में। ये लिमिटेशन फिक्स है, इसी लिमिटेशन के साथ अगर काम करते हैं तो टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं तो नहीं मिलती। इधर ही मैं मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे आपने 216 में डेफिनेशन ले रखी है रिलेट्स टू फॉर एजुकेशन प्रिजर्वेशन ऑफ आखिरी वाला छोड़ दो जनरल पब्लिक के बाद बाकी सब में अधिकतर मोटी कमर्शियल एक्टिविटी की तरह लिखा उसको उसमें 20% एप्लीकेबल नहीं। बट जहाँ पे आप मेंशन करो रिटर्न में कि मेरी जनरल पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड एक्टिविटी है वहाँ पे 20% की लिमिट कमर्शियल मतलब कि आपके एप्लीकेबल हो जाएगी। हाँ जी, तो यही था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक आज का। इसमें क्लियर हुआ होगा आपको कुछ ना कुछ, तो कोई क्वेश्चन या डाउट्स हो तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी, चैरिटेबल एंटिटी देता 15% हाँ जी, 85% अपने पर्सनल इनकम डाल दें। हाँ जी, तो इसमें सब लोगों को ये भी बताओ कि कल को आप अगर बंद करके अपनी भागना चाहते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो एक एग्जिट टैक्स भी आपको पे करना पड़ता है 30% और जो भी मार्जिनल टैक्स आपके साथ। हाँ जी। तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू नहीं छोड़ेगी। हाँ, गवर्नमेंट अपना रिवेन्यू नहीं छोड़ती, चाहे वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्रॉफिट मोटिव में, तो छोड़ती नहीं है। ठीक है, लेकिन चैरिटेबल में कुछ रिलैक्सेशन दी है, अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करोगे तभी वो एग्जेम्प्ट करती है, नहीं तो इस पे भी उससे ज़्यादा टैक्स लगता है प्रॉफिट मोटिव वाले से। कोई एनजीओ है कुछ शट डाउन होती है कोई क्या बोलते हैं एग्जिट टैक्स पे करना होगा। वो किसका फाइनेंशियल एडवाइस का या ओवरऑल सारा ओवरऑल मिला के 15% आप एक्रू करता हो आज पहले तो रीजन देना होता है कि क्यों बंद कर रहे हो आप, बैंक नील करना होता है, डिसोल्यूशन डीड बनती है, ये सब फुलफिल करने पड़ते हैं, पैन सरेंडर करना होता है। अच्छा एनजीओ ट्रस्ट में होते हैं जब बताया था 3 चीज होते हैं हाँ, मिनिमम 3 ट्रस्ट में। होते हैं और जो ट्रस्ट में होते हैं ट्रस्ट में मिनिमम 3, सोसाइटी में 2 लेवल आ जाते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल। तो नेशनल लेवल के लिए जो मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं वो 7 डिफरेंट स्टेट के होने चाहिए। एक स्टेट के वो स्टेट लेवल में ही पावर रह जाती है उसकी। सोसाइटी में पावर लेने के लिए, नेशनल पावर लेने के लिए उसके मेंबर्स अरेंज करने पड़ते हैं 7 अदर स्टेट्स के, और 3 मेंबर्स उसी सेम स्टेट के हो उसके गवर्निंग बॉडी में तो चल जाएगा, तो टोटल मेंबर हो गए 10। हाँ, सोसाइटी में ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं होता, एक पर्सन। सोसाइटी होती है सब लोगों का समूह, और कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसमें एक फॉरम लिखा जाता है, बायलॉज जब ड्राफ्ट होता है 2/3 मेंबर्स करके हम लिखते हैं। अगर कोई चेंजेस करने हैं, कोई करेक्शन करनी है या कोई एक्टिविटीज़ करनी है, कोई ऑब्जेक्ट चेंज करना है, तो आपको पहले मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग में 2/3 quorum जो हमारे बायलॉज में है वो मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए उतने। जैसे सेक्शन 8 के आरओसी वगैरह फाइल होते हैं, मिनट्स बनते हैं, तो ऐसे ही सेम नोटिस बनते हैं। पहले नोटिस दिया जाता है मेंबर्स को, फिर वो नोटिस जिस दिन का बैठक होती है उस दिन आना होता है सभी मेंबर्स को। प्रजेंट एब्सेंट लगती हैं, quorum के अकॉर्डिंग फुलफिल होना चाहिए। फिर उसका एक रिजोल्यूशन पास होता है उस दिन का कि भाई हमने क्या चेंजेस किए, क्या करेक्शन की, फिर जाके वो एसडीएम ऑफिस में जमा करनी होती है। लेकिन जो साइनिंग बैंक वगैरह से जो साइनिंग का कुछ रहता है साइनिंग का तो बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन पास करवाता है बैंक अपनी तरफ से। उसमें एक जैसे कि कंपनी में होता है जैसे कंपनी के मॉडिफाइड केस में ना दो में से एक को ले कर देते हैं। हाँ, वो बैंक के ऑप्शन होते हैं कि एनीवन ऑपरेट कौन कौन करेगा, एनीवन टू, एनीवन 3, वो उसमें सिलेक्ट करना पड़ता है। वैसे तो 3 मैंडेटरी होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर।
पीएसटी अगर मैंडेटरी है तो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरार में से कोई 2 कर दें। सिंगल अथॉरिटी नहीं चलती सोसाइटी, क्योंकि एक मेंबर पैसा लेके भाग गया निकाल के तो उसको आप रोक नहीं सकते। और इसमें भगते ही ज़्यादातर हैं, क्योंकि डोनेशन आता है बाहर से, फॉरेन से डोनेशन आ गया, या कोई सीएसआर कंपनी से डोनेशन आ गया, या कोई गवर्नमेंट ग्रांट आ गया, चुपचाप निकाल के भाग जाएगा सिंगल पर्सन होगा तो इसलिए सोसाइटी के केस में मिनिमम 2 तो रहने ही रहने चाहिए। हाँ, ट्रस्ट के केस में ट्रस्ट एक्ट जो कहता है वो सिंगल पर्सन अथॉरिटी दे देता है, और उसमें ब्लड रिलेशन वाले भी चल जाते हैं, लेकिन सोसाइटी एक्ट में नहीं चलते, ब्लड रिलेशन वाले भी नहीं चलते। और सेक्शन 8 में भी डायरेक्टर शायद ब्लड रिलेशन वाले नहीं होने चाहिए ना। डायरेक्टर और ये रिलेटिव को कंसीडर कर लेगा। अच्छा, सोसाइटी के एक्ट में ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन वाले बिल्कुल ही मना कर देते हैं। और ट्रस्ट में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऐसे अचीव हो जाएगी रिलेटेड पार्टी। थोड़ा FCRA का देखते FCRA के हैं। FCRA जैसे कि अगर सेक्शन 8 कंपनी है, ट्रस्ट सोसाइटी है, उसको अंदर का डोनेशन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो उसमें क्या हमें नॉर्मल हमें क्या बता के चलना चाहिए? देखिए, FCRA के लिए अगर FCRA के लिए अगर आपके पास कॉल्स वगैरह आती हैं तो सबसे पहले तो उसकी क्राइटेरिया जो FCRA रजिस्ट्रेशन लेना है उसके लिए एलिजिबिलिटी है या नहीं है उस संस्था की, वो देखना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसके लास्ट 3 साल के एनुअल अकाउंट मंगवाएंगे, और वो 15 लाख एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सपेंस, प्योरली चैरिटेबल एक्सपेंस 15 लाख हो जाना चाहिए 3 साल का मिलाकर। हाँ, तभी वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए FCRA का। सेकंड पॉइंट, SBI में सेपरेट अकाउंट होना चाहिए FCRA का, SBI में, अदर में नहीं। पहले क्या होता था, अदर में भी ओपन थे अकाउंट और उसमें पैसा फॉरेन से आ गया, और फिर ना तो उसका कोई ट्रैकिंग रिकॉर्ड है, वो यहाँ क्रिमिनल केसेस में यूज़ हो रहा है, क्योंकि बाहर का पैसा इंडिया के अंदर आया, क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। लोगों ने अपने घर बना लिए, बाहर के पैसे से आया वो डोनेशन के लिए, लोगों ने अपने घर बना लिए, अपनी गाड़ी खरीद ली, ये सब कर लिया। तो अभी नोटिस इशूड भी किया था FCRA ने, MHA ने, मिनिस्ट्री होम अफेयर से ये सर्टिफिकेट अप्रूव होता है, तो MHA ने नोटिस इशूड किया था जितने भी ये फॉरेन से पैसा आया था, जिसने गाड़ी खरीदी या हाउस बना लिए, तो वो सारा हिसाब देना पड़ेगा FCRA का। तो इसमें दूसरा पॉइंट है कि SBI का अकाउंट ओपन होना चाहिए पार्लियामेंट स्टेट न्यू दिल्ली से। थर्ड पॉइंट होना चाहिए कि अभी मैंने बताया कि नीति आयोग रजिस्ट्रेशन में एक दर्पण ID जनरेट हो जाती है, तो वो थर्ड पॉइंट इसका ये है कि दर्पण ID मैंडेटरी है FCRA रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये फॉरेन से पैसा मंगवाने के लिए ही होता है FCRA एक्ट में रजिस्ट्रेशन, जिससे कि कोई टैक्स ना लगे फॉरेन करेंसी पे। मैंने तुम्हें कैसे पता लगाऊंगी कि ट्रस्ट आप जो डोनेशन दोगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करोगे उनके, या तो उनकी कोई प्रोफाइल बनी होगी। हाँ, गवर्नमेंट को जैसे हमें जीएसटी में होता है, हम देख लेते हैं रिटर्न फाइल करी है, ये यहाँ पे है, इस टाइम से रजिस्टर्ड है, ऐसा कोई ऑनलाइन नहीं, ऐसा कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। बाकी आप वेरीफाई करना चाहें तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं, ऑफिस जाके कर सकते हैं, और आप पे लायबिलिटी नहीं आएगी। आपने डोनेशन दिया और उनसे आपने रिसिप्ट ले ली 10BE सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में, क्योंकि उसमें ARN नंबर जनरेट होके आता है, तो आपकी लायबिलिटी खत्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। आपने डोनेशन दिया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया ARN से, आपने डिडक्शन ले ली। अब टैक्स की लायबिलिटी अगर आती है तो वो NGO पे आएगी, उसके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या ATG 12 में नहीं मिला तो उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी टैक्स की, तो उसका क्राइटेरिया फिक्स है। फॉरेन डोनेशन सारे FCRA की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और टाइम में भी तो इतने टाइम में फाइल करना चाहिए, या जैसे अब फॉरेन डोनेशन हो गया, ठीक है, अगर विदिन टाइम में अगर नहीं फाइल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, कोई आगे रिटर्न फाइल करनी है, FCRA रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। अगर फॉरेन में हमारे लिंक हैं, टाई अप हैं, और हमें लग रहा है कि डोनेशन रिसीव हो सकता है अच्छा खासा फॉरेन से, तो हमें रजिस्ट्रेशन लेना तब जरूरी है, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं, जी रजिस्ट्रेशन ले लिया,
इसके बाद फिर ये annual return- हाँ, कंप्लाइंसेस है उसके बाद भी। पहली बात तो FCRA दो तरीके से मिलता है। अगर किसी के रिलेटिव हैं फॉरेन में और वो अर्जेंटली पैसा भेजना चाहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अर्जेंटली पैसा रिसीव करने के लिए भी एक प्रायर परमिशन एप्लीकेशन लगती है FCRA की। तो वो अर्जेंट पैसा रिसीव कर सकते हैं उस, लेकिन वो वन टाइम ही कर सकते हैं। कराई भी थी ना अभी किसी ने? हाँ, अभी करवाई थी। हाँ जी, हाँ जी, वो करवाई है, तो वो वन टाइम ही रिसीव कर सकते हैं उससे, फिर वो एक्सपायर हो जाती है। और उसकी भी एनुअल रिटर्न फाइल जाएगी सर। एनुअल रिटर्न फाइल जब 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, तो उसकी एनुअल रिटर्न में, हाँ जी, क्वार्टरली भी होती है ना एफसीआर के? क्वार्टरली FCR रजिस्ट्रेशन जो नॉर्मली होता है। गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन जिसका मिला हुआ है हाँ। उसकी तो क्वार्टरली फाइल होती है। हाँ जी, तो FCR रजिस्ट्रेशन के बाद कंप्लाइंसेस जो होते हैं, एक तो क्वार्टरली आपका इंटीमेशन जाना है, जो भी डोनेशन आपका आया है उसका क्वार्टरली अपडेट देना है MHA को। फिर एक लास्ट में एक एनुअल रिटर्न फाइल होती है जिसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2013 या वो 2023 24, अब 24 आ रहा है तो 24, तो उसमें वो एनुअल रिटर्न में आपको पूरा सिर्फ FCRA का रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के देना होता है, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी मांगते हैं CA से वेरीफाई, तो वो भी सारा अपलोड करना होता है। तो एनुअल रिटर्न भी कंप्लाइंसेस है इसका FCRA का। ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है कि हम सारा फॉरेन का ही ले डोनेशन या इंडिया से ही किया करें? नहीं, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। उसमें से वही donation है, foreign वाला, foreign वाला use होगा। ये SBI में अकाउंट, भी अलग ही बनता है। हाँ, ये SBI में अकाउंट में इन्होंने इसलिए मैंडेटरी किया है कि ट्रैकिंग रिकॉर्ड रखा जा सके। गवर्नमेंट वाला है हाँ। ना, इजीली हैंडल के कंट्रोल जी। सारी चीजें। पहले ये होता था कि लोगों ने हाउस बना लिया, अपने गाड़ी खरीद ली, एसेट्स खरीद ली फॉरेन के पैसे से, तो इसलिए ट्रैकिंग रिकॉर्ड SBI में इसलिए रखा गया है कि यहाँ पैसा आएगा और फिर ट्रैक होके कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, तो वो यहाँ से निगरानी रखी जा सकती है। तो ऑल ऑफ इंडिया जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सबको पार्लियामेंट स्टेट से ही अप्रूवल मिलेगा अकाउंट का, भले वो नियरेस्ट ब्रांच में जाके अपनी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं या ऑपरेट वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल मिलेगा पार्लियामेंट स्टेट से, क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पे सेव होगा उनका। तो ये था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और कोई एनी डाउट्स? रिटर्न ऐसे वाले की टाइम से फाइलिंग करनी तो पेनल्टी हाँ, हाँ, रिटर्न अगर FCRA की टाइम से फाइल नहीं की तो टोटल रिसिप्ट जो आती है ना फॉरेन से, उस पे टैक्स लगता है 5%। 1 लाख तो है ही है। हाँ, 1 लाख। हाँ जी। और वैसे नील रिटर्न भी अगर फाइल टाइम पे नहीं करते तो उसका 3000 रुपीज होता है लेट फीस। और अगर कोई ये contract नहीं करता, तो 3 साल के लिए फिर आप FCRA का हाँ जी, जैसा जी, 3 साल बाद ही apply कर सकते हो आप वापस। हाँ जी। कोई अगर सेक्शन 8 कंपनी से कंपनी के क्लाइंट्स होता है वो कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाते हैं। नॉर्मली अगर हम जैसे सपोज करो कि उसका ऑडिट हम नहीं करते और वो कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके लिए एलिजिबल डॉक्यूमेंट हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट से क्या मांगे, यहाँ पहले हमें ये शेयर कीजिए, उसके बेसिस पे हम आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो बल्क असाइनमेंट है उसको करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दो बातें होती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक तो होती है हमारी प्रोफाइल, एक होता है हमारा बजट, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन किस चीज़ के लिए रही है, क्या एक्टिविटी करेंगे, क्या हमें आगे रिक्वेस्ट डालनी है किस एजेंसी को, तो उसमें सारा पूरा बजट एक्सप्लेन होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को चलाने में कितना हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो हम बाइफिकेट करके उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखेंगे। तो हमें सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये वाले डॉक्यूमेंट्स, ये सारे पूरे होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स, ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 की जो बाइलॉज वगैरह होंगे वो, पैन कार्ड, और बाकी प्रोजेक्ट जो चलाना चाह रहे हैं उसका जो खर्चा आएगा, किस किस हेड में क्या क्या खर्चा आएगा, वो हमें बजट पूरा वो एक्सप्लेन करके देंगे, तब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको यही मांगने हैं कि बजट का डिटेल्स और बाकी ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स। CSR के लिए अगर फंड के लिए अप्लाई करना है तो CSR रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी है, इसके बिना हम फंड रिसीव नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो स्पेसिफिक किसी वर्क के लिए बनती है।
ये ऐसे नहीं कि हम बैलेंस शीट बनाए तो एक बैलेंस शीट स्पेसिफिक बनाएगी, उसके लिए पूरा बजटिंग होगी, जो भी इसका खर्चा किस किस साइड में क्या क्या होगा, तो बनने के बाद फिर वो अपना अप्लाई करेंगे ना, ये तो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए अप्लाई करना है, कुछ भी करना चाहिए उसके लिए होता है। अब जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की भी बात आती है, साइड में बताया था उस आपने बताया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के दो तरीके से होते हैं, जहाँ मुझे अगर गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं आ रहा है तो वहाँ तो जो एंटिटी है उसको अपने ही लेटर हेड पे वो यूटिलाइजेशन देते होंगे। मैम देखिए वो डिपेंड करता है कि ऑफिसर वेरीफाई किस डॉक्यूमेंट जो आप दे रहे हो ना, वो सर्टिफाइड किससे हो सकता है, सीए के स्टैम्प से हो सकता है, या नॉर्मली मैनेजमेंट जो होता है कंपनी या ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन 8 का, उसके लेटर हेड पे निकाल के दे दो, वो उससे भी सर्टिफाई हो जाएगा। गवर्नमेंट ग्रांट में तो मैंडेटरी है, हाँ, सीधे गवर्नमेंट ग्रांट में तो वो मैंडेटरी उसी पे ही बिलीव करते हैं दे वो। रहा है तो नॉर्मली अपने साइन करके बना के दे हाँ, सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से आप फंड ले रहे हो, सीएसआर वगैरह, या इंडिविजुअल डोनर से ले रहे हो, तो उस केस में तो आप लेटर हेड पे ही दे दो और मैनेजमेंट ही साइन कर देगा, उस वो ही चल जाएगा। जो तुम बता रहे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन यदि किसी ने नहीं लिया हाँ जी, तो उस केस में डोनेशन ले सकता है, नहीं ले सकता है? ले सकता है सर डोनेशन, डोनर को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। नहीं मिले कोई इशू नहीं, क्योंकि ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी, क्या बताऊँ? ट्रस्ट की इनकम मानी जाएगी, अगर उसका खर्चा आप लॉस में दिखाते हो तो कोई ऐसी नीड नहीं है। उसमें नहीं है, मान लो 5 लाख की डोनेशन ले ली विदाउट 58 लगनी, 4 लाख खर्च भी कर दिया इसमें से, हाँ जी, 1 लाख तो टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी, वो स्लैब रेट से टैक्स देना पड़ेगा। 1 लाख तो स्लैब रेट में आएगा नहीं। 2.5 लाख 3 लाख तक तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है, लेकिन ITR 5 वो कंसीडर कर लेते हैं, बिजनेस ट्रीट कर लेते हैं, फिर उसके लिए हमें फाइट करनी पड़ती है कि हमारी AOP है, हमारी डिमांड रिमूव कर दीजिए। तो इससे अच्छा है कि हम उसको लॉस में दिखा देते हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी में भी आजकल खड़ा कर देते हैं हम, सैलरी टेबल में खड़ा करके उसको लॉस में दिखा देते हैं। एक्चुअल खर्चा ना हुआ हो, बस टेबल में हो तो हो जाए। हाँ, एक्चुअल खर्चा आगे कर ही लेते हैं वो, बन जाता है। नॉर्मल डोनेशन का मींस ये कि कोई प्रोविजनल मतलब वैसे तो होगा ना ड्यू बेसिस पे, कि मैं ड्यू तो कह रहे ड्यू बेसिस पे है, नहीं तो आपके खर्चे भी ड्यू बेसिस में होने चाहिए, मतलब कैश बेसिस होगा ना सीधा, जो आया और गया रिसिप्ट और पेमेंट। वो इसलिए तो इस केस में ट्रस्ट एनजीओ में बनता है कि रिसिप्ट पेमेंट क्यों मांगते हैं, कि आया और तुमने खर्च कर दिया। इनकम एक्सपेंडिचर तो जनरली यूज नहीं होता है ट्रस्ट के केस हाँ में, जी, एज पर लो जो रिसिप्ट एंड है पेमेंट ही वो है रिसिप्ट पेमेंट का ही है कंसर्न, इसलिए रिसिप्ट पेमेंट के बेस पे ही तुम्हारा वो जो कह रहे हो ना पेबल जी। पेबल इसलिए लागू नहीं जी, करता वो। ये जो ITR 7 में जो और सेक्शन है ना 139(4)B, ये जो बड़ी बड़ी रिसर्च एसोसिएशन है, इनके सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट बनते हैं, और ITR में सिर्फ एक ही अमाउंट मेंशन करना है कि भाई इतना रिसीव हुआ है और इतना खर्चा हुआ है, इसी के बेस पे ये वो ITR प्रोसीड हो जाती है। लेकिन यहाँ 139 सबसेक्शन 4A में अगर हम फाइल करते हैं तो उसमें हम रिलीफ टू पुअर में इतना गया, एजुकेशन में इतना गया, मेडिकल में इतना गया, प्लांटेशन एनवायरनमेंट में इतना गया, तो इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है ऐसा, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, एक ही अमाउंट डालो, आपका रिटर्न प्रोसीड हो जाती है। हाँ, वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे होती है, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही तो है, एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसी ऑब्जेक्ट पे काम करना है उनको, तो वो उनको इतनी रिलैक्सेशन है कि आप अपनी टोटल रिसिप्ट डालो, टोटल एक्सपेंडिचर डालो और फाइल करो। आप उनके लीगल डॉक्यूमेंट चेक करोगे, जो ट्रस्ट डीड वगैरह जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मिलती है। नहीं, अगर कुछ मेरे को बोलते हैं कि आप इस पे ऐड हो जाओ, कोई आप इस मेंबर बन जाओ या इस पे, और चेक करेंगे ना उसका क्या होगा। हाँ, तो वो अप्रूवल मिलता है। अब इस मेंबर बनना है ट्रस्ट के अंदर, यदि मैनेजमेंट का पार्ट हो तो सारी चीजें वो देंगे, ट्रस्ट डीड और सारी चीजें। नॉर्मल मेंबरशिप लेनी है तो आपको राइटिंग में सारी चीजें नहीं, पूरे मैनेजमेंट का पार्ट बन रहा है, तो फिर तो सारी चीजें आपको मिलेगी, वो मैनेजमेंट का पार्ट ये है जो तो अप्रूवल आपको मिलता है right ना, सारी चीजों का। ये ट्रस्ट वाले तो सब रजिस्ट्रार ऑफिसर देते हैं अप्रूवल, ट्रस्ट डीड वगैरह। सोसाइटी में SDM ऑफिस देते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपको वो चेक कर सकते हैं आप कि विद स्टैंप लगी हुई है या नहीं डिपार्टमेंट की। और सेक्शन 8 कंपनी में MCA से अप्रूवल मिलता है आपको।
सेक्शन 8 का तो और भी आप COI में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, MCA पे जाके चेक कर सकते हैं, तो ये बहुत इजीली है ऑफिस में। हाँ, लाइसेंस ये जनरेट सेक्शन 8 को तो इजीली आप वेरीफाई कर सकते हो नंबर डाल के। लेकिन ट्रस्ट सोसाइटी में ऑफलाइन होता है, और वेरीफाई करना है तो आप एक लेटर लेके डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, डुप्लीकेट कॉपी होती है। एनपीओ और एनजीओ एक ही चीज है जो अलग से सर NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और NGO एक ही चीज़ है, बस नाम डिनोटेड अलग अलग है। तो काफ़ी स्टेट से आपके पास अगर कॉल भी आती है कि NPO रजिस्टर्ड करवानी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि NGO तो हम करवाते हैं, NPO तो हम करवाते ही नहीं है। तो इसलिए नेम डिनोटेड है अलग अलग स्टेट में। लेकिन NPO को अगर फुल फॉर्म करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, और NGO को फुल फॉर्म करें तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो दोनों का मीन्स एक ही है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की तो क्या? हाँ, गवर्नमेंट की भी चलती है ना ट्रस्ट सोसाइटी। अभी मैंने डिस्कस किया था कि 100% एग्जेम्पशन और 50% एग्जेम्पशन, तो वो वही तो होती है जो गवर्नमेंट बनाती है अपनी ट्रस्ट वगैरह। अगर उसमें कोई इंडिविजुअल डोनर डोनेट करता है तो उसको 100% एग्जेम्पशन मिलती है। तो इसलिए कैटेगरी देख कर ही हम डिडक्शन क्लेम करेंगे कि हमें क्या अलाउ कर रहा है डिपार्टमेंट। हमारी तो लोकल अथॉरिटीज़ ने अप्रूव करी है, तो इसमें कोई डोनेशन देता है तो उसको 50% मिलती है, कोई गवर्नमेंट में देता है तो उसको 100%। तो क्राइटेरिया देख के ही हमें डिडक्शन क्लेम करनी है। बाकी एनिमल्स डोनेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि अगर कोई 100% चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आती है सर, तो उसमें 5%, ये जो फर्स्ट 5% ऑफ टोटल डोनेशन या 1 लाख विच इज हायर इज विच एवरी इज हायर, इन दोनों में अगर फॉल करती है तो इससे नीचे नीचे तो टैक्स नहीं लगेगा, नहीं तो 30% स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। और प्योरली अगर रिलीजियस में चल रही है तो उस पर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वो तो एनिमल्स डोनेशन आएगा ही आएगा उसके पास। रिलीज को एटी पे मिलता भी नहीं ना, ATG नहीं मिलता, 12 में मिलता है। हाँ जी, तो ये मिल जाता है रिलीज को कई जगह बड़े बड़े जो संस्थान बने हैं। सर वो दरअसल पता क्या है, रिलीजियस बहुत रियर केस होता है। उसमें एक्टिविटी डिफरेंट दिखा देते हैं। देखो, आप मंदिर है, मंदिर में भंडारा करोगे तो चैरिटेबल पर्पज हो गया, ठीक है। भजन कीर्तन भी कर रहे हो, वो भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है। हाँ जी, रिलीजियस वो जो यूनिफॉर्म वगैरह आती है ना भगवान जी की, उस केस में कहा गया है कि रिलीजियस तो उस परसेंट में होता है। इनसे तो बेनिफिट जनरल पब्लिक यूटिलिटी ले रही है ना, तो उस केस में ये ATG वगैरह भी अप्रूव कर देते हैं। लेकिन उसमें बाय लॉज में डिपेंड करता है, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट होने चाहिए चैरिटेबल के भी, तभी वो ATG मिलता है। उन्हें पहले से ही ट्रस्ट सेट कर हमारे सारे के सारे एसेट जो ट्रस्ट के पास है, मान लो 2 बिल्डिंग है, और उस 2 बिल्डिंग का जो भी रेंट आएगा वो जो खर्च होगा उन बच्चों के एजुकेशन वगैरह पे फैमिली ट्रस्ट हो। हाँ, फैमिली ट्रस्ट हो गई है। तो वो ट्रस्ट की एग्जेम्पशन के लिए इसमें included है, नहीं, वो नहीं होती। वो इसमें included नहीं है। ट्रस्ट में भी काफ़ी हैं। पब्लिक ट्रस्ट तो मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट ट्रस्ट भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट भी होती है, पॉलिटिकल पार्टी वाले। फैमिली वाले ट्रस्ट है ये, क्योंकि तो अपनी फैमिली के लिए स्पेसिफिक क्योंकि रेंट अलाउ नहीं है ना सर उसमें। रेंट फैमिली ट्रस्ट में तो है, फैमिली ट्रस्ट में वो है। एक एजेंट ट्रस्ट जो है हाँ, फैमिली ट्रस्ट वो फैमिली ट्रस्ट है। इसमें जो भी इनकम आ रही है इंटरेस्ट वगैरह हाँ जी। वो सारी टैक्सेबल हो रही है, हाँ जी। तो नॉर्मल टैक्सेशन चलेगी, फिर उसमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा फिर, हैं? उधर टैक्स वगैरह क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट में ये अलाउ नहीं है ना रेंट वगैरह लेना उस चीज़ का। रेंटल की जगह कुछ और भी इनकम का पार्ट हो सकता है, बट जो भी होगा, चाहे वो रेंट की जगह एफडीज का इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ कहीं भी गवर्नमेंट बॉन्ड भी लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है, कोई भी जी। फैमिली ट्रस्ट का तो टैक्सेबल ही होगा मुझे।
अब बात कर लेते हैं ड्यू डेट्स की। इन 4 पॉइंट से लेके चलते हैं इनकम टैक्स आईटीआर 5। आईटीआर 5 विदाउट एटीजी 12 रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ट्रस्ट सोसाइटी सेक्शन हो, वो आईटीआर 5 फाइल करेगी। उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई एवरी ईयर। आईटीआर 6 की भी 31 जुलाई, अक्टूबर। आईटीआर 6 की विदाउट एटीजी 12 अक्टूबर। ठीक है, सेक्शन 8 वाली आइटम 6 होगी। हाँ, सेक्शन 8 में ही होती है। और जो रजिस्टर होती है आईटीआर 7। हाँ, तो आईटीआर 7 वो संस्था बनेगी जो एटीजी 12 में रजिस्टर्ड होती हैं, और इसमें एक फॉर्म एप्लीकेबल होता है, फॉर्म 10BB। 10BB की लास्ट डेट होती है 30 सितंबर एवरी ईयर, और उसके 1 महीने बाद आप आईटीआर की लास्ट डेट होती है। तो ऑडिट और आईटीआर में 1 महीने का अंतर चलता है। ठीक है, तो आईटीआर 7 की अक्टूबर लास्ट डेट होती है। फिर पॉइंट आता है एनुअल डोनेशन रिटर्न फाइल। तो फॉर्म 10BD इसका एनुअल डोनेशन रिटर्न फाइल जाता है, उसकी लास्ट डेट होती है 31 मई एवरी ईयर। फाइनेंशियल क्लोज होने के बाद इस रिटर्न को भर सकते हैं 31 मई से पहले। अगर 31 मई से पहले लेट हो जाते हैं, नहीं भर पाते, तो 200 पर डे की पेनल्टी लगती है, जैसे TDS की लगती है। मैक्सिमम 10,000। सर गवर्नमेंट का लॉजिक है कि ऑडिट डेट अलग है और आईटीआर फाइल की डेट अलग है। ऑडिट पहले ही होता है आईटीआर से। करने के लिए ना पहले टैक्स भी अरेंज करना होता पहले है। तो ऑडिट ही होगा ना। पहले सीए ऑडिट ही करते अकाउंट्स हमारे हैं। फाइनल हो जाएंगे, तब तो आईटीआर फाइल करोगे, पता चलेगा कि वो तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है ना, वो तो बाय चांस कभी टीडी रिफ्लेक्ट लॉफुली नहीं है ऐसा। लॉफुली तो ये है कि ऑडिट पहले कराओगे आप, फिर आईटीआर के लिए डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास पहले से फाइनल होकर आएंगे, तब आईटीआर फाइल करोगे। नॉर्मली तो सीए ऑडिट करता है, आईटीआर फाइल करता है अकाउंटेंट। हमारे यहाँ बाई चांस सेम हो जाती है दोनों चीजें, इसलिए हमें ऐसा लगता है दोनों एक चीज। पहले तो ये नोटिस आ भी नहीं रहे थे, अब ये नोटिस आ भी रहे हैं। किसी ने ऑडिट बाद में फाइल किया है, आईटीआर पहले फाइल कर दिया है, तो नोटिस आ जाता है हमारे को तो कि अंडर सेक्शन 11 में, हाँ, में अंडर सेक्शन 11 में टैक्स एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, ऑडिट फाइल ही नहीं किया। और टोटल डोनेशन पे टैक्स लगा दिया, टैक्स एग्जम्पशन अलाउ नहीं करता वो, तो इसलिए ऑडिट टाइम से फाइल करे, फिर आईटीआर फाइल कर दी। राजेश जैन जी ने भी सर आईटीआर पहले फाइल कर दी सबकी। ऑडिट फॉर्म कह रहे कौन सा भरो, आईटीआर फाइल कर दी पहले। ठीक है, तो 10B और 10BB इन दोनों का भी क्राइटेरिया देख लेना, जोन सा फॉल होता है वो 10B भरना है, 10BB भरना है। ये 10BB और 10B 5 CR टर्नओवर क्रॉस हो जाए और फॉरेन से पैसा रिसीव हो रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का अगर फॉल कर जाए तो 10B जाएगा उसके केस में, और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल NGO हैं, वो 10BB भरेंगी। लेस देन 5 CR में Less than 10 5 CR. डबल Less than, हाँ। अबाउट 5 CR और विद फॉरेन हाँ कंट्रीब्यूशन जी। 10 जी। फिर पॉइंट आता है एक्युमुलेशन फॉर्म 9A और 10 फॉर्म 10। ये एक्युमुलेट के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्युमुलेट इनकम एक्युमुलेट करने के लिए फॉर्म होते हैं, तो ये ऑडिट रिपोर्ट से 2 महीने पहले भरा जाता है। दैट इन जुलाई हाँ जी, असिस्टेंट ऑफिसर को डिक्लेरेशन देनी होती है इन फॉर्म में। बिफोर 2 मंथ्स का मींस जुलाई हो गया ना। इसमें सर सर्कुलर निकाला है लॉ में जो लैंग्वेज है वो है बिफोर द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ सॉरी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब हो गया कि आप एक्चुअली अगर 15 सितंबर को भी कर दोगे ना, तो इनकम टैक्स ऑफिसर डिनाई नहीं कर सकता आपकी इनकम एक्युमुलेट करने से, आप वो सर्कुलर प्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, वो डिनाई एक कंफर्मेशन हमने दे दिया ना, वो ऑनलाइन चला गया, हमारी ऑडिट रिपोर्ट से पहले चला गया। ऑनलाइन फॉर्म फाइल होगा। ऑनलाइन ही फाइल होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे। फॉर्म 10 और 9A दोनों फॉर्म ये भर सकते हैं। एक्टिवेशन के फॉर्म का कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होता है ऑडिट के टाइम पे? हाँ, आईटीआर में भी डलता है आपको। डलता होगा हाँ ना? जी। तभी और तो मतलब हर साल मिलेगा। और हर साल कितना एक्युमुलेट कर रहा है वो भी इसमें डिटेल देनी होती है। 5 साल के लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है ये, भले 5 साल के लिए एग्जाम्प्ट हो जाता पहले है। मैनुअल जाता था फॉर्म 10, उसमें आता था कौन सी ईयर में कितना करोगे। हाँ जी,
अब ये ऑनलाइन भी आता है। हाँ ऑनलाइन है, मैनुअल तो हमने कहीं फाइट किया है। ऑनलाइन भी किए थे ना उसका, लिव फॉर अदर का किया था। तो हर साल उसमें आईटीआर में डिटेल देनी होती है कि हमने इस साल इतना खर्च कर लिया, 5 साल के लिए एग्जाम तो होता ही है वो। तो फॉर्म 9 है उस केस में जाएगा जो इनकम रिसीव नहीं हुई है। फॉर्म 10 तो उसके, रिसीव नहीं हुई है हाँ फॉर्म 10 तो उसके केस में चला गया जो हमें, एक्यूमुलेशन का केस में। हाँ एक्युमुलेशन 9 है 9 है उस केस में जो हमें इनकम, रिसीवेबल है। हाँ रिसीवेबल में खड़ी है, क्योंकि वो अगले साल आएगी ना, टैक्सेबल हो जाएगी। तो उसका डिक्लेरेशन फॉर्म 9A में इसका देना। मतलब गवर्नमेंट ग्रांट के केस में एप्लीकेबल होगा ये तो जनरली। हाँ जी, ग्रांट सैंक्शन होगी उसके बेस पे हमने खर्च कर दिया। हाँ जी। लेकिन हाँ वो प्रोजेक्ट अगर उसी साल खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर तो क्लेम कर ली हमने आईटीआर 7 में, अब वो इनकम आई नहीं हमारे पास, 50% आ गई, 50 नहीं आई, तो उसकी डिक्लेरेशन फॉर्म 9A में देनी है। तो तुम देते हो उसका क्या इसका? नाम है? कल तुम वाले का इस तरह का सीन बनता है उसका ये हमेशा उसकी ग्रांट जो आती है हाँ। हाफ आती है 75% आती है पहले उसके बाद में आती है तो उसका भरते हो तुम कभी? नहीं उसका भरते तो नहीं है, लेकिन टैक्स की लायबिलिटी से वो है ना, फॉर्म 9A एलिजिबल इतना नहीं है। टैक्सेबल नहीं है इसलिए नहीं हाँ भरते हो। टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि 1 लाख का ले रहे हैं, एप्लीकेबल तो हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग तो। 30,000 रुपये का ले रहे हैं वो, नाटक अकेडमी से 30,000 का फंड सैंक्शन करवा रहे हैं, तो उस केस में वो होता है। इसमें वाला मुंबई इसलिए बाकी आईटीआर भी प्रोसीड होती जा रही है उसकी, ऐसे कोई डिमांड खड़ी नहीं हुई है कि आपने कंफर्मेशन क्यों नहीं दिया, बट एज पर लॉ देखा जाए तो ये मैंडेटरी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी ड्यू डेट थी, और बाकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सारा क्लियर कर दिया है। और कोई डाउट्स हो तो बता सकते हैं। क्वेश्चन सकते हैं पता चल गया सबको। दानिश सर आप पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। उनसे तो क्वेश्चन क्या मतलब इनसे तो आंसर चाहिए ये तो काम कर रहे हैं। कोई नहीं